students, I am CA Harshita Duswani from HR Institute of Studies. Today, we would be continuing chapter number 3 of Statistics for Standard 11 student. The name of the chapter is Nature of Central Tendency. ओके सो हमने मीन के बारे में काफी डिटेल में पढ़ा. अपन ने मीडियन स्टार्ट कर लिया था. मीडियन में मैंने आपको बताया था कि अगर रॉ डेटा और डिस्क्रीट डेटा तो आप n+1/2 यूज करोगे. n+1/2 ऑब्जर्वेशन, और अगर कंटिन्यूअस डेटा हो तो n/2 ऑब्जर्वेशन. ठीक है. और कंटिन्यूअस डेटा का एक सम भी हमने किया था. ग्रुप और डिस्क्रीट डेटा के तो काफी सम किए थे और कंटिन्यूअस डेटा का भी एक सम किया था. अब कंटिन्यूअस डेटा के सम को एक और करते जिससे आपको और ज्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए. ठीक है. सो वी वुड बी स्टार्टिंग विद इलस्ट्रेशन नंबर 23. अब ना जब भी सम सॉल्व करो तो स्टेप 1 आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो. क्वेश्चन अगर अच्छे से पढ़ा है तो सारी चीजें क्लियर होगा और आंसर आएगा. देखो, द डेटा अबाउट द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन अ पेट्रोल फॉर 75 फैमिली इज गिवन. आपको 75 फैमिली का पेट्रोल का खर्चा दे दिया है. आपको क्या फाइंड करना है? मीडियन एक्सपेंडिचर. क्या फाइंड करना है? मीडियन एक्सपेंडिचर, मतलब मीडियन फाइंड करना है. अब यहाँ पे एक बात नोट करनी चाहिए. देखो, यहाँ पे आपको बोला है एक्सपेंडिचर अप टू 400, मतलब 400 तक. अप टू 400 मतलब क्या होता है? 0 से 400 ही होगा ना. 400 तक मतलब मैं इसको 0 to 400 भी लिख सकती हूँ. उसके बाद बोला है अप टू 400, पहला था अप टू 200. अप टू 200 मतलब 0 से 200 तक. दूसरा है अप टू 400. अप टू 400 मतलब क्या होगा? 200 से 400 तक, अप टू 400. फिर है अप टू 600. अप टू 600 मतलब 400 से 600. फिर अप टू 800 तो 600 से 800, और अप टू 1000 तो 800 to 1000, एंड अप टू 1200 मतलब 1000 to 1200. अब है ना, आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो आपको नंबर ऑफ फैमिली फ्रीक्वेंसीज दी थी, आप देखो फ्रीक्वेंसीज में यहाँ पे लिख रही हूँ, वो है 2, 8, 17, 32, 32, 57 और 75. ऐसा कैसा? 2, 8, 2, 8, 17, अच्छा यहाँ पे रहेगा 32, 57 और 75. टोटल फैमिलीज जो है ना एन वो 75. तो क्या आपको कुछ बात क्लिक हो रही है? ये आपको दे दिया और टोटल फैमिली 75 है. तो ये है ना स्टूडेंट्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज है. इससे तो देखो अपना लास्ट का 75 है. मैंने आपको बताया जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लास्ट क्लास की होती है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है. और अगर आप ऐसे नहीं भी गेस लगा पाओ तो आपको क्या बोला है? अप टू 202, अप टू देखो, आप देखो यहाँ पे लिखा है अप टू 200 2 है, अप टू 400 8 है, अप टू 600 17 है, अप टू 200 मतलब 0 से 200 तक का पूरा. अप टू 400 में क्या आ जाता है? 0 से 400 तक का पूरा, मतलब 0 से 200 का भी आ गया और 0 से 400 का भी आ गया. एंड अप टू 600 मतलब ये और ये 600 का पूरा. तो ये जो फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई है ना वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है. अगर ये गलती करी, ये नहीं रिकॉग्नाइज किया, तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको भी और प्लस कर लोगे तो पूरा आंसर गलत. तो ये बात यहाँ पे रिकॉग्नाइज करनी है. जो दिया हुआ ऑलरेडी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इनफैक्ट इसमें से आपको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी निकालनी है. इतना बात क्लियर हुआ? ओके. तो कैसे निकालेंगे? पहले तो 2 है, ये 8 में 2 इंक्लूडेड है तो 6 कर दो. ये 17 में 8 इंक्लूडेड है, राइट, तो 9 हो जाएगा. 32 में 17 इंक्लूडेड है तो 32 में से 17 में अगर निकाल दूंगी तो हो जाएगा 15. ये जो 57 में 32 इंक्लूडेड है, 57 माइनस 32 वुड बी 25, और 75 में 57 इंक्लूडेड है, 75 माइनस 57 वुड बी 18. अब इन सबका टोटल करोगे तो n आ जाएगा 75. क्लियर? ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको 2 तरीके से गैस लगाना बताया, आई मीन अंदाजा लगाना बताया कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 8, तो यहाँ पे 75 है और टोटल 75 है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और अप टू दिया है वो कंसेप्ट पे भी बताया. अब इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे. ओके, अब हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे लेकिन अब नहीं निकालनी बिकॉज वो ऑलरेडी दी हुई है. अब अपन क्या करेंगे? मीडियन इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. तो n कितना है अपना? 75 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन. 75 अपॉन 2 कितना होता है? 37.5 ऑब्जर्वेशन. अब अपन को देखना है
कि 37.5 जो ऑब्जर्वेशन है, ओके, उसका क्लास कौन सा है, 35.7 का क्लास। अब आप कहाँ पे ध्यान देते हो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, फ्रीक्वेंसी नहीं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 37.5 किन दोनों के बीच में होता है, ये देखो 32 और 57 के बीच में आता है। तो अपन को कौन सा वाला लेने का, नीचे वाला, मतलब जो नीचे वाला है उसके साथ 37.5 अपन ने देखा, 32 और 57 के बीच में, 57 नीचे वाला देखते हैं वो कौन सी क्लास है, तो क्लास अपनी 800 to 1000। अब अपन को सारी डिटेल लिखते हो, इसका लोअर लिमिट कितना है 800, उसके बाद अपन को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी होती है। मैंने आपको बोला है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उसके सामने वाली नहीं लिखते, उसके ऊपर वाली लिखते हैं। तो 800 से 1000 है, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी लिखेंगे, 32। तो यहाँ पे मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 32 लिख दी। फिर अपन फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी एक्जैक्टली उसके सामने वाली, 800 to 1000 के सामने कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 25। तो फ्रीक्वेंसी आएगा 25 और क्लास कितना है, 200 का गैप है, तो 200। अब सिंपली फॉर्मूला डालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय क्लास लेंथ। L कितना है 800 प्लस n/2, तो अभी अपन ने निकाला ना 75/2 व्हिच इज 37.5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अपन ने लिखी ली 32। ये चीज पहले आप लिख ही लो तो फॉर्मूला में डालना आसान रहेगा। अपॉन फ्रीक्वेंसी मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 200, क्लियर। नाउ 800 प्लस 37.5 माइनस 32 हो जाता है 5.5। अब 5.5 मल्टीप्लाई बाय 200 कर लोगे तो 1100 डिवाइड बाय 25, क्लियर। सो 800 प्लस 1100 डिवाइड बाय 25 होता है 44। सो 800 प्लस 44 इज 844। तो हमारा मीडियन एक्सपेंडिचर आ गया 844 रुपीज, क्लियर। तो ये था इलस्ट्रेशन 23 जिसमें सेम कंसेप्ट था, खाली एक डिफरेंस था, जो आपको फ्रीक्वेंसी दी थी वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी थी, उसमें से आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना था, राइट। ओके, अब अपन स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24। चलो तो पहले आप इलस्ट्रेशन नंबर 24 रीड करो, मीनवाइल देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो, The level of pollution in a city on a different days is as follow. Find the median level of pollution. आपको दिया हुआ है अलग अलग दिन पे सिटी में कितना लेवल ऑफ पॉल्यूशन है, अपन को मीडियन लेवल ऑफ पॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखो लेवल ऑफ पॉल्यूशन 250 एंड अबाउ, 270 एंड अबाउ, 280 एंड अबाउ, 290 एंड अबाउ, 310 एंड अबाउ, ऐसे करते करते नंबर ऑफ डेज दी है। तो एन अबाउ मतलब मोर देन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्या है, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहले आपको मोर देन में से वी शैल ऑब्टेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ लेस देन। ये ऑलरेडी मोर देन है, मोर देन से पहले आप सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालो और सिंपल फ्रीक्वेंसी से आप लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। यहाँ पे इलस्ट्रेशन 23 से एक स्टेप एक्स्ट्रा है, उसमें क्या था, आपको लेस देन दिया हुआ था, लेस देन की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, आप सिंपल फ्रीक्वेंसी लाए। यहाँ पे मोर देन दिया हुआ है, मोर देन से पहले आप सिंपल फ्रीक्वेंसी और फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखो कैसे करना है, 250 एंड अबाउट तो मैं लिख दूंगी 250 और 270, बिकॉज 250 और ऊपर है और नेक्स्ट वाला है 270 एंड अबाउ। तो पहला वाला 250 और 270 के बीच में होगा, दूसरा वाला है 270 एंड 290। ये कैसे डायरेक्टली ऐसा नहीं दिया हुआ आपको, एन अबाउ दिया है, तो 270 to 290, 290 to 310, 310 to 320, 320 to 330, 330 to 340 and 340 and above। लास्ट वाला है तो 340 एंड अबाउ। अब इसकी अपन को दिया हुआ है मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उससे अपन पहले सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और सिंपल फ्रीक्वेंसी से निकालेंगे लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और फिर सम को सॉल्व करेंगे, क्लियर। पहले अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन है, उससे सिंपल फ्रीक्वेंसी और सिंपल फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखो अपन को दिया हुआ है 150, 133, 108, 76, 41, 20 and 7। अब पहले आप इससे सिंपल फ्रीक्वेंसी निकालोगे। सिंपल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, ये 150 में से 133 लेस करोगे, फिर इससे ये लेस करोगे। सो 150 माइनस 133 वुड बी 17, 133 माइनस 180 वुड बी 25, 180 माइनस 76 वुड बी 32, 76 माइनस 41 वुड बी 35, 41 minus 20 would be 21 and 21 minus 7 would be 13 और लास्ट वाले का क्या लेते हैं, सेम 7 का 7। तो ये अपना आ गया सिंपल फ्रीक्वेंसी। अब अपन निकालेंगे
लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन तो सिंपल जैसे करते हैं, 17 है 17, अब इसमें 25 में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऐड करो, 17 प्लस 25 वुड बी 42, 32 में सॉरी अब 32 में 42 ऐड कर लो, 32 में 42 ऐड सॉरी 7 था, 32 में 42 ऐड करोगे तो 74, 74 में 35 ऐड करो तो 109, 109 में 21 ऐड करो तो 130, 130 में 13 ऐड कर लो तो 143 और 143 में 7 ऐड कर लो तो 150। ये अपना आ गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब तो सिंपल है, मतलब पहला आपका मोर देन डेटा था और मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उससे पहले आपने निकाला सिंपल फ्रीक्वेंसी और फिर सिंपल फ्रीक्वेंसी से निकाला लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट। तो देखो सबसे पहले अपन निकालेंगे ये एन कितना है, इन सबका टोटल करोगे तो आएगा 150। देखो ये 150 और ये फिर 150 मैच होना चाहिए। चलो अभी अपन यूज करते हैं फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है मीडियन की, एन अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। एन क्या है अपना 150, एन अपॉन 2 मतलब 150 अपॉन 2, 150 अपॉन 2 मतलब 75th ऑब्जर्वेशन। अब आप देखोगे क्लास कौन सी 75th ऑब्जर्वेशन की, कहाँ देखोगे, ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, यहाँ पे यहाँ देखोगे तो 75 किसके बीच में आता है, 74 और 109 के बीच में। तो कौन सा वाला लेते हैं, नीचे वाला। 109 के सामने कौन सी क्लास है, 310 टू 320। तो अपना क्लास, इसका लोअर लिमिट 310, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उसके ऊपर वाली लेते हैं, मतलब ये क्लास है तो ये क्लास के ऊपर वाली दैट इज 74। फ्रीक्वेंसी उस क्लास के एग्जैक्ट सामने जो है ये वाला, तो अपन को इग्नोर कर देना, ये तो इग्नोर करना है, कहीं यूज ही नहीं होगा फॉर्मूला में। इसके सामने फ्रीक्वेंसी 35 और क्लास कितना है 310 टू 320 में 10 का क्लास लें, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला में डालेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय सी। एल कितना है 310, एन अपॉन 2 75 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 74, फ्रीक्वेंसी 35 एंड क्लास लेंथ इज 10। 310 75 minus 74 is 1 multiplied by 10 is 10, 10 divided by 35, 310, 10 divided by 35 would be 0.2857 and 0.2857 plus 310 would be 310.2857 and round figure 310.29। तो ये अपना आ गया मीडियन। क्लियर, ये तो पूरा फॉर्मूला था। मतलब यहाँ पे मैंने आपको एक ही चीज पता है, ये मोर देन है, मोर देन से सिंपल फ्रीक्वेंसी से लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये दो सम अपन ने कंप्लीट किया, विद दिस अपना मीडियन का पूरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब अपन पढ़ने वाले क्वार्टाइल्स क्या होता है, डिसाइल्स क्या होता है और परसेंटाइल क्या होता है। क्वार्टाइल, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल, इन तीनों का लॉजिक क्लियर कर लीजिए, फिर इसके रिलेटेड सम करवाती हूँ। क्लियर, वी आर गोना स्टडी अबाउट, सबसे पहले क्वार्टाइल ले लेती हूँ। क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल्स मतलब यू नीड टू डिवाइड द ऑब्जर्वेशन इनटू 4 पार्ट्स। आपको 4 पार्ट्स में ऑब्जर्वेशन को डिवाइड करना है। सपोज ये लाइन है यहाँ पे, 4 पार्ट में 1 2 3, ये एक पार्ट, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट, एक चौथा पार्ट, और हर पार्ट 25% होता है। अगर पूरा को मैं 101 तो 100 डिवाइड बाय 4 25 होता है, तो हर पार्ट वुड बी 25%। ठीक है, अब देखो इसको बोलते हैं अपन Q1 क्वार्टाइल 1, इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 2 और इसको बोलते हैं क्वार्टाइल 3। ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये जो क्वार्टाइल 2 है ना वो एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है। देखो इसके लेके यहाँ तक 25 25 50 और इधर से लेके यहाँ तक 25 25 50, तो ये जो सेकंड क्वार्टाइल एग्जैक्ट सेंटर में आ रहा है। तो जो सेंटर में आता है उसको मीडियन बोलते हैं। तो जो सेकंड क्वार्टाइल है ना इज इक्वल टू मीडियन, सेकंड क्वार्टाइल और मीडियन सेम होता है। ठीक है, ये समझिए क्वार्टाइल में पूरे ऑब्जर्वेशन को 4 पार्ट में डिवाइड करना है, हर ऑब्जर्वेशन 25% है, डायग्राम के थ्रू बताया, और जो सेकंड क्वार्टाइल होता है वो मीडियन होता है, इट इज इक्वल टू मीडियन। अब जब आपको क्वार्टाइल निकालना है और आपका रॉ डेटा या तो डिस्क्रीट डेटा है, तो आप क्या यूज करोगे, n + 1 अपॉन 2 नहीं, 4th ऑब्जर्वेशन। जब मीडियन होता है तो उस पर मीडियन मतलब 2 पार्ट, सेंटर है तो 2 पार्ट में तोड़ा तो 2, यहाँ पे 4 पार्ट में तोड़ रहे तो डिवाइड करोगे यहाँ पे 4 एंड फिर सम करेंगे तब बताऊंगी। अब डिसाइल में क्या होता है, डिसाइल्स में आप कितने पार्ट में तोड़ोगे, 10 डिसाइल्स, 10 पार्ट्स। आप सिंपल मुझे बताओ 10 का सेंटर क्या होता है, 5, तो जो
फिफ्थ डिसाइल होगा वुड बी इक्वल टू मीडियन, फिफ्थ डिसाइल वुड बी इक्वल टू मीडियन और इज इक्वल टू सेकंड क्वार्टाइल, है ना, बिकॉज सेकंड क्वार्टाइल में मीडियन है, मतलब फिफ्थ डिसाइल और मीडियन सेम होगा और सेकंड क्वार्टाइल भी इक्वल। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा सॉरी चलो देख लो पहले। अगेन अगर डेटा रॉ डेटा है तो डिस्क्रीट डेटा है तो आप क्या करोगे 10 प्लस 1 अपॉन 10, क्योंकि 10 पार्ट है ना ऑब्जर्वेशन। अब यही चीज यहाँ पे मैं बताना भूल गई, क्वार्टाइल में अगर आपका ग्रुप्ड सॉरी कंटिन्यूअस डेटा है तो आप करोगे n अपॉन 4, और अगर यही आपका डिसाइड में कंटिन्यूअस डेटा है तो n अपॉन 10। ये तो सिंपल है जो अपन मीडियन कंसेप्ट सीख चुके हैं। अब आता है परसेंटाइल। परसेंटाइल में कितने पार्ट्स होते हैं 100, कितने पार्ट्स होते हैं 100 पार्ट्स होते हैं। अब मुझे बताओ 100 का सेंटर क्या होता है 50, तो जो P50 होता है फिफ्थ परसेंटाइल इज इक्वल टू मीडियन एंड इट इज इक्वल टू सेकेंड क्वार्टाइल एंड इट इज इक्वल टू फिफ्थ डिसाइल। मतलब मीडियन, सेकेंड क्वार्टाइल, फिफ्थ डिसाइल और फिफ्थ परसेंटाइल तीनों इक्वल होता है। क्लियर। अब इसको भी अगर आपको निकालना और आपका डेटा डिस्क्रीट या तो रॉ है तो आप करोगे n प्लस 1 अपॉन कितने होते हैं 100 टू डिवाइड बाय 100, n प्लस 1 अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। और अगर यही कंटिन्यूअस डेटा होता n अपॉन 100 ऑब्जर्वेशन। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे अपन ने क्वार्टाइल क्या होता है, डिसाइल क्या होता है, परसेंटाइल। क्वार्टाइल डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सेंटर जो 2 होता है दैट इज सेकंड क्वार्टाइल इज इक्वल टू मीडियन। डिसाइल डेटा को 10 पार्ट में डिवाइड करता है, उसका सेंटर मतलब फिफ्थ डिसाइल इज इक्वल टू मीडियन। एंड परसेंटाइल डेटा को 100 पार्ट में डिवाइड करता है, उसका सेंटर दैट इज P50 इज इक्वल टू मीडियन। क्लियर हुआ इतनी बात, ओके। अब इस कैसे निकालना है वो मैंने बताया, n प्लस 1 अपॉन 4, n प्लस 1 अपॉन 10 और n प्लस 1 अपॉन 100। क्लियर, चलो अब इसका डायरेक्टली मैं स्टार्ट करती हूँ विद इलस्ट्रेशन नंबर 25, जिससे काफी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अब सबसे पहले आप रीड करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 25 में क्या बोला। इलस्ट्रेशन नंबर 25 देखो, फाइंड Q1, क्या क्या फाइंड करना है, Q1 फाइंड करना है, D7 फाइंड करना है और P40 फाइंड करना है फॉर द बैट्समैन इन द 20 इनिंग्स, मतलब N20। अब पहले आप देखो डेटा कैसा है, डेटा कैसा है, रॉ डेटा है, डेटा है अपना रॉ डेटा। तो रॉ डेटा के लिए अपन क्या यूज करते हैं n+1 वाली फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप डेटा को अरेंज कर लो इन द असेंडिंग ऑर्डर। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। देखो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेती हूँ मैं इसको, तो इट इज सिंपल है 9, 10। ये स्टेप में अगर गड़बड़ की ना तो भले पूरा सम राइट होगा तो भी रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। अगर आपने इसकी पोजीशन गलत लिखी तो आंसर गलत। 9, 10, 10, 14, 28, 29, 31, 32, छोटे से बड़ा जो है 40, 47, 53, 54, 60, 62, 63, 67, 71, 80, 96 एंड 148। मैं बार बार बोली ये चीज करने में इजी है लेकिन केयरफुल रहना जरूरी है। चलो अब सबसे पहले अपन क्वार्टाइल निकालते हैं। क्वार्टाइल Q1 निकाला है तो डिस्क्रीट डेटा है तो n+1 अपॉन क्या होगा 4, क्वार्टाइल्स 4 होते हैं, n+1 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन। अब देखो यहाँ पे n कितना है, चलो यहाँ पे करो, n कितना है 20 प्लस 1 अपॉन 4 दैट इज 21 अपॉन 4 विच इज 5.25 ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखना, ध्यान से देखना। तो आप इसमें करोगे वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन बिकॉज 5.25, उसके बाद आप प्लस करोगे ये पीछे वाले डेसिमल्स 25, क्या 0.25, सिर्फ डेसिमल प्लस करोगे और मल्टीप्लाई करोगे वैल्यू ऑफ, थोड़ा नीचे लिख रही वैल्यू ऑफ फिफ्थ के बाद क्या आता है 6th, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। मतलब वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाई बाय डेसिमल प्लस वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। देखो कैसे होगा, वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन क्या है, यहाँ पे देखो 1, 2, 3, 4 एंड 5, 32। तो वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन, जस्ट अ मिनट, ओ सॉरी यहाँ से 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5th ऑब्जर्वेशन है 28 प्लस अपन को डेसिमल करना है 0.25,
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई 6th माइनस 5th, ये 5th है तो 6 29 होगा, 6 होगा अपना 29 माइनस क्या करेंगे 5th, दैट इज 28. तो 28 प्लस 0.25, 29 माइनस 28 इज 1, 28 प्लस 0.25 इज 28.25. तो ये अपना आ गया Q1. अब हम निकालते D7. तो n+1 अपॉन क्या हो जाएगा 10, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे 7 बिकॉज D7 है ना. यहाँ पे क्यों नहीं करा बिकॉज Q1 है तो 1 तो क्या मल्टीप्लाई करे, कर भी लो तो क्या फर्क पड़ता है. Q2 होता है तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं. यहाँ पे D7 निकाला तो 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 n+1 21 अपॉन 10 मतलब 7. देखो 21 अपॉन 10 इज 2.1 और 2.1 मल्टीप्लाई पे अगर आप करोगे 7 तो आएगा 14.7, तो आएगा 14.7th ऑब्जर्वेशन. इसमें भी क्या करोगे वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल कितना है 7 तो 0.7 प्लस 0.7 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 14 के बाद 15th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 14th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 14 ऑब्जर्वेशन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14, it is 62 प्लस 0.7 फिर 15 माइनस 14 62 आएगा मतलब 63 माइनस 62. तो 62 प्लस 0.7, 63 माइनस 62 इज 1, 62 प्लस 0.7 इज 62.7. तो मेरा आ गया D7 62.7. क्लियर. अब नेक्स्ट निकालना है P40. तो मैं ये वाला पार्ट रब कर देती हूँ एक बार, Q1 वाला. अब निकालना है P40. तो मुझे पहले बताओ डिस्क्रीट डेटा है तो P निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, n+1 अपॉन क्या करूंगी 100. अब क्या कुछ मल्टीप्लाई होगा, हाँ बिकॉज 40 है तो आगे मल्टीप्लाई होगा 40. तो 40 मल्टीप्लाई बाय 10+1 कितना होता है 20+1 21 अपॉन 100. तो अगर आप यहाँ पे 40 मल्टीप्लाई बाय 21 अपॉन 100 इज 0.21, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 0.21 हो जाता है 8.4. तो 8.4th ऑब्जर्वेशन. अब कैसे फॉर्मूला आएगा, वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन प्लस डेसिमल दैट इज 0.4 ब्रैकेट वैल्यू ऑफ 8 के बाद 9th ऑब्जर्वेशन माइनस वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन. वैल्यू ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 and 8 that is 32 plus 0.4 value of 9th observation 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9 that is 40 माइनस क्या होगा 8 तो 32 ही है तो 40 माइनस 32 तो 32 प्लस 0.4 40 माइनस 32 इज 8. क्लियर. और 32 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 4 ओके तो 3.2 आ जाएगा. 8 4 से 32 और 3.2 तो 32 33 34 35.2 इज द आंसर ऑफ P40. ठीक है. तो ये पूरी इलस्ट्रेशन 25 में अपन ने Q1 निकाला जिसमें n+1 अपॉन 4 किया, D7 निकाला जब n+1 अपॉन 10 किया मल्टीप्लाई बाय 7 और P40 में n+1 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 40. ये जो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे ये जो डिसाइल परसेंटाइल आप निकालते हो इसमें वैल्यू ऑफ 8 प्लस डेसिमल ब्रैकेट आगे वाला माइनस पीछे वाला, ये ध्यान रखना. ठीक है. ओके सो व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट अ मिनट. ओके सो अपन ने आज इलस्ट्रेशन नंबर 23 24 और 25 किया जिसमें अपन ने मीडियन को काफी आगे कंटिन्यू किया है. आपको मैंने एक कंसेप्ट बता दिया अबाउट दिस. ठीक है. सो होमवर्क में व्हाट यू नीड टू डू इज एक तो ये 3 सम वापस सॉल्व करना है, फिर एग्जाम्पल 3.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करना. क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 एक बार ट्राई करना. 3 डिस्क्रीट डेटा का है जो मैंने अभी कराया नहीं है बट वंस ट्राई ये सेम वही कंसेप्ट पे होगा, एक बार ट्राई करना है. क्लियर. सो विद दिस वी वुड बी एंडिंग आवर सेशन एंड कंटिन्यू विद द फर्दर चैप्टर नेक्स्ट वीडियो. टिल देन गुड बाय.